ओके, आज का क्लास है एनिमल क्लासिफिकेशन। अब एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंट्रोडक्टरी नॉलेज रखना होता है, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी प्लान क्या है, बॉडी सिमेट्री क्या है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो एनिमल क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये देखना है कि जो बॉडी किसी एनिमल की जो बॉडी बनी हुई है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज है। जैसे पहली बात अगर हम कर लें तो फर्स्ट केस में हम बोलते हैं पहला जो सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के बारे में देखते हैं कि क्या है। अब यहाँ पे पूरी लाइफ एक्टिविटी किसी ऑर्गेनिज्म की वो सिंगल प्रोटोप्लाज्म तक ही सीमित रहता है। जैसे हम ये कह दें कि all life activities are confined to a single cell। ठीक है, तो ये होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब एग्ज़ाम्पल के लिए हम एनिमल किंगडम में सिर्फ एक ही ऐसा एनिमल है जिसको हम प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रख सकते हैं, और वो सारे हैं प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो प्रोटोजोआ हो गया एग्ज़ाम्पल इसका। दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल। अब इस सेलुलर लेवल में क्या होगा कि पूरी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ है वो डिफरेंट सेल्स मिल कर के पूरा करते हो। ठीक है, यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर मिलेगा सेल्स में, लेकिन सेल एग्रीगेट हो करके या ऑर्गेनाइज हो करके टिश्यूज़ में नहीं कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल दें कि बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स ठीक है, बट सेल्स आर not organized into tissue। ठीक है, अब यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर हमको देखने को मिल सकता है। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हो। ठीक है, डिवीज़न ऑफ लेबर कैन बी सीन या कैन बी फाउंड। ठीक है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले पूरे एनिमल किंगडम में, ठीक है, सिर्फ स्पॉन्जेस हैं जिनको पोरीफेरा कहते हैं। तो हम एग्ज़ाम्पल इसका दे सकते हैं पोरीफेरा का। पोरीफेरा मतलब
पोरिफेरा का मतलब होता है स्पॉन्जेस। ठीक है। अब तीसरा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसे बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में मल्टी सेल्यूलर एनिमल है और डिफरेंट सेल्स ऑर्गेनाइज होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन कर लें तो हम उस एनिमल बॉडी को बोल देंगे ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं इट इज़ एग्रीगेशन ऑफ cells to form tissue। ठीक है। अब जो सबसे पहला टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में देखा गया तो सेल्स एग्रीगेट होकर के नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। तो और ये नर्वस टिश्यू जो सबसे पहले पाए गए वो किन में हैं? वो हैं निडारियंस में। ठीक है। सिलेंट्रेट्स जिनको हम बोल देते हैं। ठीक है। तो सिलेंट्रेट और टिनोफोर में हम देखते हैं कि नर्व नेट का फॉर्मेशन किए हुए रहता है नर्वस टिश्यू। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि एग्ज़ाम्पल के लिए जो निडारिया है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एग्जाम लिख सकते हैं कंटेन नर्व नेट ऑफ नर्वस टिश्यू। ठीक है। तो निडारिया है, उसके साथ साथ टीनोफोरा, इसमें भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यूज़ का वो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है नर्वस टिश्यूज़ का, वो ध्यान में रखना। जो फोर्थ वन है उसको बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यूज़ जब एग्रीगेट होकर के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो उसी को हम ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोल दें। ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं टिश्यूज़ aggregated to form organ। ठीक है। ये हो गया ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये हम फ्लैट वर्म में इसका एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठीक है। फ्लैट वर्म को हम क्या बोलते हैं? प्लैटी हेलमिंथिस। ठीक है। अब फ्लैट वर्म में देखेंगे तो बहुत सारे वेल डिफाइंड ऑर्गन्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। ऑर्गन्स लाइक जैसे मान लेते हैं जेनाइटल ऑर्गन, इसके साथ साथ आई स्पॉट भी देखने को मिला, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें प्लैटी हेलमिंथिस में पहली बार देखने को मिली। तो प्लैटी हेलमिंथिस एग्जाम्पल हो गया ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद आता है
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गन ऑर्गेनाइज होकर के किसी एक कॉमन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को अटेन करते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं व्हेन ग्रुप ऑफ organs work together to achieve a particular physiological function, then it is organ system level organization। लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये देख लें कि स्पॉन्जेस को, सिलेंट्रेट्स को और फ्लैट वर्म को, इन तीनों को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी एनिमल्स बचते हैं वो सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। ठीक है, जैसे हम ये बोल दें कि एस्के हेलमिंथिस से और कॉर्डेट तक, ठीक है, एस्के हेलमिंथिस से लेकर के और कॉर्डेट तक सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये कर दें एस्के हेलमिंथिस से लेके और कॉर्डेट तक ये सब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि बॉडी प्लान क्या है। ठीक है, इसके बाद से जो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन का, वो समझ लेते हैं कि बॉडी प्लान किसको बोलते हैं। चलिए, तो ये हो गया बॉडी प्लान। अब बॉडी प्लान में तीन तरह का बॉडी प्लान हमको देखने को मिलेगा, जैसे सेल एग्रीगेशन, ब्लाइंड सैक और ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, तो तीन बॉडी प्लान की बात हम करने जा रहे हैं, जिनमें से एक है सेल एग्रीगेशन, दूसरा है ब्लाइंड सैक और तीसरा है ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल एग्रीगेशन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं सेल एग्रीगेशन क्या है बॉडी प्लान का। अब यहाँ पे जब बहुत सारे सेल मिल करके, जैसे हम ये कहें कि बहुत सारे सेल्स मिल करके कोई एक बॉडी बना लेते हों। ठीक है, अब ये सेल्स एग्रीगेट होने के बाद से टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, सेल्स टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हुए हैं और बहुत सारे सेल्स मिल करके एक कॉन्स्पिकुअस बॉडी बना लिए हैं,
तो इसी को हम बोल देते हैं सेल एग्रीगेशन। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि सेल्स आर लूजली aggregated but not organized into tissue. into tissue। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे हमको मालूम है कि स्पॉन्जेस में सेल्स टिश्यूज़ में कन्वर्ट नहीं है और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ करके एक कॉन्स्पिकुअस एक बॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो जो स्पॉन्जेस हैं वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, स्पॉन्जेस इसका एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा जो देखना है वो है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक, ठीक है। अब ब्लाइंड सैक में क्या होता है, ब्लाइंड सैक बेसिकली कहते किसको हैं, तो जैसे मान लो कि कोई ट्यूब हो, जो ट्यूब एक तरफ बंद हो एक तरफ से खुली हुई हो। ठीक है, तो एक तरफ ओपनिंग हो और दूसरे तरफ क्लोज्ड हो। ठीक है, इस तरीके के बैक को हम ब्लाइंड सैक या ऐसे सैक को हम ब्लाइंड सैक बोल देते हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि बॉडी में सिंगल ओपनिंग हो। अब ये सिंगल ओपनिंग चाहे ये डाइजेस्टिव हम ये कहते हैं माउथ का भी काम करे और एनस का भी काम करे, तो यहाँ पे बोल सकते हैं सिंगल ओपनिंग acts as mouth as well as anus। ठीक है, तो दोनों काम अगर सिंगल ओपनिंग से हो रहा है तो उसी को हम बोल देते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्ज़ाम्पल अगर हमें करना होगा तो हम देख सकते हैं कि सीलेंट्रेट्स जो भी होते हैं वो सारे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान रखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हाइड्रा का एग्ज़ाम्पल हम ले लें। ठीक है, अगर हाइड्रा का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो यही होता है, बेसल डिस्क ये हो गया, ये हाइपोस्टोम हो गया और इधर से ये इसके टेंटिकल्स हो गए। ठीक है, ये हो गया हाइड्रा का बॉडी। तो इसमें होगा क्या कि एक सिंगल ओपनिंग है, यही माउथ और एनस दोनों का काम करता है। ठीक है, तो जो सिलेंट्रेटा हैं या जो भी फ्लैट वॉर्म्स हैं, फ्लैट वॉर्म्स, ये दोनों एग्जाम्पल हो गए ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का। अब तीसरा जो है वो है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। तीसरा हो गया ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में क्या होता है कि ऐसे हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बात करें तो एक ट्यूब है ये मान लेते हैं। ट्यूब कब बोला जाएगा, जब दोनों साइड में ओपनिंग होगा। ठीक है, तो एक ट्यूब के अंदर अगर दूसरा ट्यूब हो तो उसको हम बोल देते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब जैसे हम अपना एग्जाम्पल लें तो क्या होता है कि एक अंदर के तरफ डाइजेस्टिव ट्रैक है ह्यूमन में। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक वो एक ट्यूब है ही। दूसरा क्या होता है कि जो बॉडी वॉल के अंदर का खाली स्पेस है
ठीक है, या जिसको हम सेकेंडरी बॉडी कैविटी बोलते हैं या सीलोम बोल देते हैं, ठीक है, तो एक सीलोम भी हो गया। तो ये दो तरह के कैविटी हैं हमारे बॉडी में। तो हम लोग जो एग्जाम्पल में आएंगे वो होगा ट्यूब विद इन ट्यूब का बॉडी प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी हैज़ टू ट्यूब्स, one formed by body wall and second formed within it by digestive tract, ठीक है। अब हमें पता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक की दो ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है, एक माउथ और एक एनस, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक, तभी डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट भी कहलाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक हैज़ टू ओपनिंग, वन माउथ, अदर एनस। तो ये हो गया ट्यूब विद इन ट्यूब। अब एक देखना कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पे ट्यूब विद इन ट्यूब जो बॉडी प्लान है, ठीक है, हम ये कह लें ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टू टाइप्स ऑफ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इज सीन, ठीक है। दे आर टू टाइप्स। अब ये जो दो तरह के बॉडी प्लान है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पे, वो दोनों कौन कौन से हैं, तो ये समझने के लिए, जैसे जब माउथ पहले डेवलप हो जाए और एनस बाद में, ठीक है, तो ऐसे ट्यूब विद इन ट्यूब को हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमियल, ठीक है। तो पहला यहाँ पे हो जाएगा प्रोटोस्टोमियल या प्रोटोस्टोम। प्रोटोस्टोम का मतलब हो गया कि माउथ डेवलप्स फर्स्ट एंड एनस लैटर। तो ये प्रोटोस्टोमियल कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो राउंड वॉर्म से लेकर के, मतलब एस्के हेलमिंथिस से लेकर के एस्के हेलमिंथिस, उसके बाद से एनिलीड, ठीक है, उसके बाद आर्थ्रोपोड, उसके बाद मोलुस्का। इन सब में एम्ब्रियोनिक स्टेज में माउथ पहले डेवलप हुआ, उसके बाद से एनस डेवलप हुआ, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटोस्टोमियल। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमियल या ड्यूटेरोस्टोम। तो ड्यूटेरोस्टोम में क्या होगा कि यहाँ पे एनस पहले डेवलप हो जाएगा, एनस डेवलप
फर्स्ट एंड माउथ लैटर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो हो सकता है इकाइनोडर्मेटा, दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कॉर्डेटा, हम हेमी कॉर्डेटा को भी साथ में ले सकते हैं, हेमी कॉर्डेटा। इसमें भी ड्यूटेरोस्टोमियल माउथ होता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा बॉडी प्लान, जो दो तरह का बॉडी प्लान हुआ। अब इसके बाद जो तीसरा पार्ट होगा वो सिमेट्री की स्टडी होगी, और हम लोग टाइप्स ऑफ सिमेट्री अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए, ओके।